मशीन लर्निंग मतलब एमएल हाँ आजकल टेक वर्ल्ड में हर जगह है ना? हाँ बिल्कुल। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, सब जगह हाँ बिल्कुल। क्रांति ला दी है इसने कई सेक्टर्स में। हम्म लेकिन एक सवाल है, हम्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो इतनी सारी हैं, फिर हम्म पाइथन ही क्यों? मतलब एमएल के लिए यही सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गई? अच्छा सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक लेख है, मशीन लर्निंग में पाइथन का महत्व। तो इसी के बेसिस पे देखते हैं कि आखिर पाइथन डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट की इतनी मदद कैसे करता है ये स्मार्ट सिस्टम बनाने में। जरूर। तो क्या है पाइथन में ऐसा खास? कहाँ से शुरू करें? देखिए, पाइथन के कई फायदे हैं और मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी है इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब इसका कोड लिखने का तरीका। अच्छा। हाँ, बहुत सीधा है, साफ सुथरा। आप कोड पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हो। हाँ, ये तो सुना है मैंने, रीडेबिलिटी काफी अच्छी है। बिल्कुल। तो इससे होता क्या है कि जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो नए हों फील्ड में या पुराने खिलाड़ी, वो मुश्किल कोड सिंटेक्स में नहीं उलझते। उनका फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। मशीन लर्निंग की जो असल चुनौती है उस पर। सही बात है। तो मतलब सीखने और यूज करने में आसान है, ये एक बड़ा पॉइंट हुआ। और दूसरा बड़ा फायदा शायद इसकी लाइब्रेरीज का इकोसिस्टम है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। नमपाई, पांडाज, फिर वो मैटप्लॉटलिब, scikit-learn। हो हाँ हाँ, ये नाम तो बहुत सुने। ये सब क्या करती हैं? मतलब डेवलपर्स के लिए सुपर पावर जैसी हैं क्या? कह सकते हैं। देखिए, जैसे नमपाई और पांडाज हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा, टेबल्स वगैरह जिसे डेटा फ्रेम कहते हैं, उसको हैंडल करने के लिए कमाल की हैं। डेटा एनालिसिस में बहुत काम आती हैं। ओके। फिर मैटप्लॉटलिब और सीबॉन है, ये डेटा को विजुलाइज करने के लिए हैं। मतलब डेटा में पैटर्न क्या हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये सब तस्वीरों या ग्राफ में दिखाने के लिए। अच्छा, डेटा को समझने में आसानी होती होगी इनसे। बिल्कुल। और फिर आती है scikit-learn। ये ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिदम्स के लिए है। जैसे? जैसे रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग, इस तरह के कामों के लिए बहुत ही पावरफुल और इस्तेमाल में आसान लाइब्रेरी है। ये सब मिलकर ना काम को बहुत तेज और एफिशिएंट बना देती हैं। ये तो हुई ट्रेडिशनल एमएल की बात, लेकिन आजकल डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इनका बहुत जिक्र होता है। वो सभी पाइथन में होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल। वहां भी पाइथन का ही दबदबा है। टेंसरफ्लो और केरास का नाम सुना होगा। हाँ, गूगल वाले। वही। और एक है पाइटॉर्च, जो फेसबुक मतलब मेटा से आया है। ये दोनों डीप लर्निंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे बन गए हैं। अच्छा। ये फ्रेमवर्क्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं और कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बनाने, उन्हें ट्रेन करने के लिए जरूरी पावर देते हैं। रिसर्च कम्युनिटी में पाइटॉर्च काफी पॉपुलर है। इंटरेस्टिंग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको टेक्स्ट डेटा पे काम करना है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे एनएलपी कहते हैं। हाँ, जैसे चैटबॉट वगैरह में यूज होता है। बिल्कुल। उसके लिए एनएलटीके और स्पाइसी जैसी खास लाइब्रेरीज हैं पाइथन में। वाह, मतलब पाइथन के पिटारे में एमएल के लगभग हर काम के लिए कुछ न कुछ है। हाँ, कह सकते हैं। काफी बड़ा और मजबूत इकोसिस्टम है। तो फिर एक पूरे एमएल प्रोजेक्ट को देखें अगर शुरू से आखिर तक, तो पाइथन कहाँ कहाँ फिट होता है? मतलब पूरे वर्कफ्लो में इसका रोल क्या है? पाइथन पूरे एमएल वर्कफ्लो में हर स्टेप पर एक अहम रोल निभाता है। देखिए, सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग। डेटा साफ करना वगैरह। हाँ, तो कच्चा डेटा लेकर उसे साफ करना, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करना, इसके लिए पांडाज और नमपाई बहुत काम आते हैं। ठीक है। फिर आता है ईडीए, यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा को समझना, उसकी जांच पड़ताल करना। इसमें वो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, ये मदद करती हैं डेटा में छुपी इनसाइट्स निकालने में। अच्छा, डेटा समझ लिया, अब मॉडल बनाने की बारी। एग्जैक्टली। मॉडल बिल्डिंग फेज में जैसा हमने बात की, scikit-learn है क्लासिक मॉडल्स के लिए। आसान इंटरफेस है, जल्दी से मॉडल बना के टेस्ट कर सकते हैं। और डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च? हाँ, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और ज्यादा डेटा के लिए। ये फ्रेमवर्क्स आपको एडवांस कंट्रोल देते हैं। ओके, मॉडल बन गया, टेस्ट हो गया, अब उसे इस्तेमाल में कैसे लाते हैं? डिप्लॉयमेंट। हाँ, डिप्लॉयमेंट। इसमें भी पाइथन पीछे नहीं है। आप फ्लास्क या फास्ट एपीआई जैसे वेब फ्रेमवर्क जानते हैं। हाँ, वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं। बस, पाइथन इनके साथ बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। आप अपने ट्रेन मॉडल को इनके जरिए एक एपीआई बना के दुनिया के सामने रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी सीमलेस लगता है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मॉडल डिप्लॉय होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उस पर नजर रखने के लिए भी एमएल फ्लो जैसे टूल्स हैं जो पाइथन बेस्ड हैं। हाँ। और एक बात और, जो हमने शुरू में नहीं कही,
पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब विंडोज, मैक, लिनक्स कहीं भी चल जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। इससे डिप्लॉयमेंट और आसान हो जाता होगा। निश्चित रूप से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो पाइथन की जो सरलता है, उसका पावरफुल लाइब्रेरी इकोसिस्टम और जो एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी है, ये सब मिलकर इसे एमएल रेवोल्यूशन का एक तरह से सेंटर बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स के लिए ये टॉप चॉइस बन गया है। चाहे कोई नौसिखिया हो जो भी साइकिट-लर्न से शुरू कर रहा है, या कोई एक्सपर्ट हो जो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च पर बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल बना रहा हो, पाइथन के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी टूल्स देता है। ये सब बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जैसे जैसे एमएल की फील्ड इवॉल्व हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या पाइथन का ये दबदबा हमेशा ऐसा ही रहेगा या भविष्य में कोई और लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी से चैलेंज कर सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?